बहुत लोग अगर ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं 4 या 5 ऐसे टिप्स चाहूँगा। देखो डिपेंड यही नहीं करता कि आप इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे आप हर किसी को पूछोगे तो कोई ना कोई बिजनेस आइडिया उनके दिमाग में है ही है। बिल्कुल होता है। तो आज नहीं तो कल जब उनको बिजनेस खोलना है तो उसके लिए आज से वो क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। 3 तरीके हैं। कैसे डिसाइड करा जाता है कि इन लोगों को हमें पार्टनरशिप ऑफर करनी चाहिए या फिर हमें इनको जॉब पे रखना चाहिए। सो एज एन फाउंडर जब हम सोचते हैं कि मुझे पैसा भी बचाना है, मुझे सर्विस भी देनी है। ई कॉमर्स बिजनेस में क्या क्या एक्सेल शीट्स हैं जो आपको बनानी आनी चाहिए, कैसे चूज करा जाए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है। इसमें थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं जो Okay. आपको पता होना चाहिए। ओडू में ये बेनिफिट है या फिर शॉपिफाई पे आपको ये चीज मिल जाती है इसलिए आपको ये करना चाहिए, ऐसा कुछ है? तो जहाँ सर्विस देनी है वहाँ पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। बट मैं क्या करता हूँ, शिप रॉकेट्स का कोई प्रॉब्लम आई थी, ऐसा कुछ है? मतलब हो सकता है कि ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी मेरे बोलने की वजह से, लेकिन क्योंकि मैंने आपकी जितनी भी बातें सुनी ना तो अभी यहाँ बैठे तो मुझे भी लग रहा है कि यार कल मैं ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर दूंगा और चल जाएगी। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हो जो स्टार्ट तो कर देते हैं बट उनके अंदर ये कुछ क्वालिटी जरूर होनी चाहिए तो ही आप आगे ग्रो कर पाओगे, वरना आप मत बिजनेस स्टार्ट करो वरना लॉस करके बैठ जाओगे। कैम छोटा, मैं हूं निखिल राजवंशी, वेलकम टू माय शो ऑन टाइम विद निखिल। आज मेरे साथ है युग सिंह। एक्चुअली बहुत टाइम से इनकी ई कॉमर्स ब्रांड है, होम डेकोर ब्रांड आर्ट स्पैरो करके। बट मुझे ये जानना था कि यार ये बहुत टाइम से टीचिंग लाइन में थे और ये ई कॉमर्स लाइन में आ चुके हैं तो इनका एक्सपीरियंस मुझे जानने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूंगा, वेलकम टू माय शो ऑन टाइम विद निखिल। बहुत सालों बाद मिला हूँ सर, मैं आपका जूनियर रह चुका हूँ। एक्चुअली ये बात है कि हम कॉलेज में साथ में थे, 1 साल मेरा जूनियर था। करेक्ट सर। तो हमारी कॉलेज का रूल था कि जूनियर्स सीनियर्स को सर बोलते हैं, तो इसलिए ये मेरे को सर बोलता है। ये रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है? ये रूल था। नो सर, आई रिस्पेक्ट टू। मैंने आपको देखा है स्ट्रगल करते हुए सर, मतलब आप पूरा दिन रूम में बैठे रहते थे और आज आप सेम फील्ड में इतना आगे निकल चुके हो। 1 मिनट, रूम में बैठ रहा था तो ये स्ट्रगल कहाँ से हुआ? सर वो मेरे हिसाब से तो वो स्ट्रगल था, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को वो एक चीज समझ नहीं आ रही थी और आप एक लीग से हट के काम कर रहे थे काफी। जहां तक मुझे, बिकॉज वी वर इनटू इंजीनियरिंग, तो हमको पढ़ाई लिखाई करना, घर वालों को प्रेशर संभालना, पता है, आप समझ सकते हो इंजीनियरिंग में क्या होता है, सब कुछ पता है। बहुत है। देखो गाइस, ऐसी तारीफ निकलवाई जाती है। तो हाँ, पॉडकास्ट आते हैं। सो यू बेसिकली ना, मेरे को ये जानना है कि आप टीचिंग लाइन में बहुत टाइम से थे और टीचिंग लाइन में भी स्कोप तो बहुत ज्यादा है। जैसे खान सर जैसे लोग हम देखते हैं कि उनकी नेटवर्थ, जैसे नेट पे हम पढ़ते हैं 1000 करोड़ है, 500 करोड़ है, तो स्कोप तो उसमें भी है ही। फिर भी आप टीचिंग लाइन छोड़कर, और मैंने तो सुना था आप टीचिंग लाइन में भी बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर भी वो टीचिंग लाइन छोड़ के आपने एक ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करी जो कि आज भी बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है। तो क्या रीजन था वो शिफ्ट करने का? सो बेसिकली सर, आपने जहां बोला कि टीचिंग लाइन में जैसे बड़े बड़े नाम हैं वो भी 1000 करोड़ नेटवर्थ अपना लेके बैठे हैं, तो आपने ऐसे भी ब्रांड सुने होंगे, बोट जैसे, शुगर, मामाअर्थ, ये भी 1000 करोड़ के ब्रांड्स हैं। ट्रू। तो स्कोप यहाँ पे भी था। हाँ। सो बेसिकली क्या है, जब मैं टीचिंग में था तो मैंने ये देखा कि जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी का नॉलेज दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर अ स्टूडेंट टू जस्ट गेट पास इन द एग्जाम्स, Okay. स्कोर अ गुड मार्क। और चलो गुड मार्क तो आपने स्कोर कर लिए, अच्छे मार्क आपने स्कोर कर लिए, बट आपको जो नॉलेज उस टॉपिक के लिए जो होना चाहिए, तो एनसीईआरटी का उतना परफेक्ट नहीं था। सो बीइंग अ टीचर आई यूज्ड टू कन्वे दैट। हमारा काम ही वही होता है। तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाता था खुद के लैंग्वेज में, जिसमें मैंने निमोनिक्स इंट्रोड्यूस किए। वो निमोनिक्स के थ्रू एक पढ़ाने लग गया मैं। ओके। तो मुझे ये पता चल गया कि जहाँ बच्चे एनसीईआरटी खरीद रहे हैं तो वहाँ मेरे निमोनिक्स के नोट्स भी खरीद सकते हैं। ट्रू। तो मैं डायरेक्ट बच्चों को नोट्स देने लग गया। फिर मैं, मेरे ब्रांड जो कैटलिस्ट है, मैं उसके टी शर्ट्स भी उनको देने लग गया कि भाई बच्चे मेरे कोचिंग में आ रहे तो मेरे टी शर्ट्स भी पहन के आए। तो अब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि वो कहाँ से खरीदेंगे, क्योंकि मैं तो कोचिंग चला रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे टी शर्ट टंगाऊंगा और खरीदूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पेरेंट्स वॉकिंग या कोई स्कूल मैनेजमेंट मुझसे मिलने आता है तो ये काम तो ई कॉमर्स का है। आप बुक्स खरीद रहे हो, अमेजॉन ई कॉमर्स का है। ओके। तो यहाँ से मुझे एक डायरेक्शन मिला कि क्यों ना मैं ई कॉमर्स करूँ। ओके। ओके। हजारों करोड़ों की कंपनी तो यहाँ भी बन सकती है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह है। बिजनेस बड़ा करने का स्कोप हर जगह है। ओके। तो जहाँ एजुकेशन में था तो यहाँ भी था। हाँ। और मैं जिस सिटी से बिलोंग कर रहा हूँ वहां पे
मैं थोड़ा स्ट्रगल कर पा रहा था कि मैं एक अच्छी टीम नहीं बना पा रहा था बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए आपको टीचर्स भी बहुत स्ट्रांग चाहिए आपके साथ पैरेलल। तो वहां मुझे बहुत लैग लग रहा था, तो वो लूप होल में फिल नहीं कर पा रहा था। ओके जो मैंने सोचा शायद मैं ई कॉमर्स में करूंगा, और ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है कि बड़े शहरों में ही चलती है, बड़ी प्रॉब्लम्स बड़े शहरों में ही सॉल्व की जाती हैं, तो उसके लिए आई शिफ्टेड टू अहमदाबाद ओके because that was the nearest city that I हाँ. can approach and I could explore something new. ओके तो वहां से फिर मैंने ई कॉमर्स किया। ओके बट बहुत जगह पे मैंने ऐसे देखा हुआ है कि आप अपनी ही फील्ड की रिलेटेड टाइप की कोई चीजें स्टार्ट करते हो, जैसे आप टीचिंग फील्ड में थे तो उसी टाइप की कोई आप ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर सकते थे, बट आपने होम डेकोर चूज करा, तो मतलब टोटली वो डिफरेंट ही कैटेगरी हो गई, तो वो आइडिया कैसे आया? तो जैसे मैंने आपको बताया सर, मैं बच्चों को तो नोट्स भी दे ही रहा था, मैं बच्चों को टी शर्ट्स भी दे ही रहा था, तो वो मैं ई कॉमर्स में सेम चीज कर सकता था, तो साथ में अपनी पढ़ाई भी चालू कर सकता था। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी चालू रख सकता था। बट सडनली आई स्विच टू ई कॉमर्स बट इन एन होम डेकोर कैटेगरी। ओके तो टी शर्ट की जब मैं बात करूं तो वहाँ पे मुझे कुछ चैलेंजेस समझ में आया जब मैं रिसर्च करने बैठा कि हाँ चलो मुझे ई कॉमर्स करना है। इवन मेरे साथ जो टीम है, मिस्टर अमित चलानी, यस आई एडमायर द मोस्ट पर्सन मिस्टर रोहित बजाज, मेरे बड़े भाई हैं। तो उनके साथ जब हम डिस्कशन हम बैठते हैं आपस में, तो हमको ये समझ में आया कि अगर मैं टी शर्ट का करता तो मुझे वहाँ पे रिटर्न्स का बहुत प्रॉब्लम फील होता, क्योंकि जब मैं मिंत्रा के एनालिटिक्स देख रहा था, मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी एनालिटिक्स चेक कर रहा था कि आरटीओ रेट, बेसिकली रिटर्न टू ओरिजिन, ओके जिसको हम बोलते हैं, हाँ. कि आपने प्रोडक्ट भेजा, हाँ. वापस आया, ओके तो ये सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी में होता है? तो ये सबसे ज्यादा कैटेगरी टी शर्ट्स में हो रहा था, ओके ओके मर्चेंडाइज क्लोथिंग में हो रहा था बेसिकली। ठीक है हाँ. क्लोथिंग में बोल दो या आप एसेसरीज में भी बोल दो। तो मैंने बोला ये तो नहीं करना। फिर रही बात बुक्स की, तो बुक्स का ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा है कि लोग मेरे नोट्स खरीद रहे हैं, कोई बात नहीं, बट ऑलरेडी आई एडमायर एच सी वर्मा सर, मुझसे ज्यादा बड़े हैं, उनके नोट्स मुझसे ज्यादा अच्छे। हाँ, निमोनिक्स आई गारंटी मैं ही करता हूँ, ओके बट हाँ कॉन्सेप्ट वाइज आप एक नया क्वेश्चन बना के जैसे करते हो, तो इरोडो एक अच्छी चलती है, एच सी वर्मा एक अच्छी चलती है, तो ये मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल थी। ओके ठीक है, तो बुक्स का एक टारगेट बिजनेस अलग था, टारगेट ऑडियंस अलग था, यहाँ पे एक टारगेट ऑडियंस अलग है मेरे पास, बट मेरे को ब्रांड क्रिएट करना था। ओके और जब हम तीनों डिस्कशन में बैठे तो हमको होम डेकोर एक ऐसी कैटेगरी समझ में आई जहाँ पे कोई ब्रांड ही नहीं है। ओके अगर मैं आपसे भी पूछूं या व्यूवर्स जो अभी देख रहे हैं, मैं उनको भी बोलूंगा कि डेकोर में ब्रांड बताओ, टी शर्ट्स में ब्रांड बताओ, टी शर्ट्स में आपको फट से 100 नाम आ जाएंगे, ब्रांड्स आ जाएगी, बट जूतों में ब्रांड होम बताओ, डेकोर में बहुत ही कम है। जूतों में ब्रांड बताओ, वॉचेस में ब्रांड बताओ, हाँ बहुत, इवन एसेसरीज में अगर मैं बोलूं तो आपके पास जीवा ब्रांड आ जाएगा। हाँ ठीक है, ड्रिप प्रोजेक्ट करके भी अभी एक आया, उनकी भी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ तो बहुत सारी है, आएंगे। but हाँ होम डेकोर में बहुत ही कम है। सो दैट वाज द रीजन जिसमें हमने सोचा कि यार ब्रांड अगर क्रिएट करना है तो होम डेकोर में करते हैं। ओके तो एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा। बिल्कुल सर। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जानता हूँ मैं कि आप टीचिंग लाइन में कितने साल तक थे? हाँ जी। अप्रोक्स कितने साल तक थे? अच्छा 8 साल। 8 साल। तो कभी आपको ये फील होता है कि यार मैंने वो 8 साल अपने वेस्ट करे? क्योंकि एंड ऑफ द सीजन आप आए तो ई कॉमर्स में ही हो, तो क्या आपको कभी वो फील होता है कि मैंने 8 साल अपने वेस्ट करे उसमें? आई नेवर रिग्रेट। व्हाई? मेरा नेचर और पर्सनालिटी जो बिल्ड हुई है वो टीचिंग से काफी बिल्ड हुई है। ओके बिकॉज लाइक बीइंग एन हरियाणवी गाय, हमने घर में या हमारी सोसाइटीज जो हरियाणवी, हमने काफी वायलेंट माहौल देखा है, ओके हमारी बोली में, हर चीज में, बट हाँ मेरे अंदर वो पर्सनालिटीज कभी आई नहीं, बिकॉज मैं बहुत पहले कॉलेज टाइम से ही टीचिंग लाइन में आ गया था। ओके तो वहां पे जो मुझे ग्रूमिंग मिली है हाँ कि आप कैसे बच्चों से डील करते हो, आप कैसे पेरेंट्स से डील करते हो, तो बेसिकली वो मुझे आज हेल्प कर रहा है ई कॉमर्स में। कस्टमर से मैं कैसे डील करता हूँ, फीडबैक्स Okay. उनसे लेता हूँ, उनकी Okay. प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, हाँ तो बहुत पोलाइट आपको रहना पड़ता है। ओके आप बिजनेस करते हो, आप एक कोलैबोरेशंस करते हो अलग अलग कंपनीज के साथ। ट्रू जैसे मुझे किसी लॉजिस्टिक पार्टनर से मुझे बात करनी है, मुझे किसी पेमेंट गेटवे वाले से बात करनी है, हाँ वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, वी हैव टू बी वेरी पोलाइट, ट्रू। सो द कम्युनिकेशन इज एन, वहां पे आप अपना नेचर हार्श नहीं रख सकते। नेचर हार्श भी नहीं रख सकते, बट द वे यू स्पीक, ओके द वे यू कम्युनिकेट, हाँ तो वो मेरे को टीचिंग लाइन से पता चला, क्योंकि हम रोज बहुत सारे नए बच्चों को डिलीवरी दे रहे हैं। ओके ट्रू। मतलब मेरे क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं, तो ऐसे 60 वाले बच्चों की मैं दिन में
4-5 क्लासेस ले रहा हूँ, ओके ओके और मतलब 60 बच्चे नहीं बोलूंगा मैं, तो 60 ब्रेन बोलूंगा. देयर आर 60 डिफरेंट ब्रेन्स. ट्रू 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 So to tackle that particular 60 different brain is a task for each and every teacher. So you have to be very satisfied with each. You have to be like, you have to satisfy all 60 brains. हाँ ट्रू तो आप कैसे करोगे? So that's a responsibility basically I feel. ओके. तो वहां पे हमारी ग्रूमिंग टीचर्स की बहुत अच्छी हो जाती है. तो ये चीज था. जब आपने ई कॉमर्स ब्रांड में आने का सोचा, उसके बाद आप कुछ लोगों से एसोसिएट हुए, अब आपने कैसे डिसाइड करा कि नहीं यार मुझे सिंगल हैंडेडली पूरी कंपनी चलानी है, या फिर मुझे लोगों के साथ मिलके काम करना है? सो बेसिकली सर, जब ई कॉमर्स का थॉट भी था, तो वो सामने मैं जिनके साथ एसोसिएट हुआ उनका भी वही सेम थॉट था. बट जब हम कोई भी कंपनी बनाने का सोचते हैं या कोई भी काम करने का सोचते हैं, तो हर चीज़ में डिपार्टमेंट्स लगता है. ओके. तो अगर आप एक, जैसे मैं स्कूल टीचिंग भी बताऊं, तो अगर मैं स्कूल में जाके पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, बोर्ड भर देता हूँ, तो उसकी रब करने की जिम्मेदारी प्यून की होती है. तो प्यून आगे बोर्ड साफ करता है. True. और जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मेरी क्लास भी मुझे साफ सुथरी मिलती है, तो वो भी एक क्लीनिंग स्टाफ का काम होता है. ठीक है. बच्चे आते हैं तो वो पेरेंट्स उनके बच्चों का बैग अच्छे से अरेंज करके भेजते हैं. बीइंग अ टीचर मैं तो बैग उनका अरेंज नहीं करूँगा, तो हर एक चीज़ का डिपार्टमेंट होता है, वो एक हायरार्की चीज़ फॉलो होती है. हाँ. तो जब मैं ई कॉमर्स पे आया, तो मैंने ई कॉमर्स में ये सोचा कि यहाँ पे मुझे वेबसाइट बिल्ड करना पड़ेगा. ओके. मुझे यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्टनर्स चाहिए, मुझे यहाँ पेमेंट गेटवे पार्टनर्स चाहिए, मुझे यहाँ पैकेजिंग के लिए बंदा चाहिए, मुझे वेयर हाउस संभालने के लिए बंदा चाहिए, मुझे कस्टमर फीडबैक्स के लिए बंदा चाहिए. ओके. तो ये सब मैं अकेले कैसे करूँगा? आई हैव 24 आवर्स. ओके. ट्रू. और चलो मैं ये अकेले कर भी लूँ, हम्म. तो मुझे ड्रॉप शिपिंग एक मॉडल समझ में आया कि चलो ड्रॉप शिप कर लेते हैं. ओके. बट ड्रॉप शिप में ब्रांड बिल्डिंग करना वॉज एन टास्क. उसमें काफ़ी टास्क होते हैं. एंड ऑलरेडी आई हैव माई हैंड्स, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा था, जिनके साथ मैं एसोसिएट हुआ उनका नेटवर्क बहुत अच्छा था. ओके. तो दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन कि मैं उन्हीं के साथ एसोसिएट होकर काम करूं, और हमारे थॉट्स मैच होते हैं बेसिकली. ओके. सो कैसे डिसाइड करा जाता है कि इन लोगों को हमें पार्टनरशिप ऑफर करनी चाहिए या फिर हमें इनको जॉब पे रखना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है. बहुत लोग जैसे दोस्ती यारी में सोचते हैं कि हाँ चलो हम 3 दोस्त हैं तो मिलके चलो पार्टनरशिप में एक कंपनी खड़ी कर देते हैं. बहुत लोग ये चीज सोचते हैं. तो कैसे डिसाइड करना चाहिए कि हाँ इनको पार्टनरशिप देनी चाहिए या फिर जॉब ऑफर कर सकते हैं? देखो सर, हमने ना बहुत हायरिंग की है, और हायरिंग करते वक्त ना मुझे ये चीज़ समझ में, इवन मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं और मेरे जो भाई बहन कजिन्स हैं, वो भी जब कभी बैठते हैं, जब हम जॉब की बात करते हैं, इवन मैं जो स्कूल में था तो मेरे भी साथ वाले टीचर्स थे. हाँ. तो वो ये भी सोचते थे कि यार फलाने टाइम तक, मैं इतने टाइम तक स्कूल में सर्व करूंगा, फिर मैं चेंज कर दूंगा, मैं एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ. कंपनी बनाना इज नॉट एन एक्सपीरियंस, ओके. इट्स एन विजन. ओके. तो जब मैं लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, मेरा एक विजन है कि मुझे इतने करोड़ों की कंपनी बनानी है, मुझे खुद के लिए भी एक लाइफ गोल सेट करना है कि मैं इतना कमाऊं, मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, मेरे को ये लेविश लाइफस्टाइल जीनी है, मेरी फैमिली को भी मुझे ये लेविश लाइफस्टाइल देनी है. तो मेरे को इतना पैसा कमाना पड़ेगा. ओके. ट्रू. तो कंपनियां चेंज कर करके नहीं कर पाऊंगा मैं. कहीं पे स्टक होना पड़ेगा. तो मेरे स्टक होना पड़ेगा, उस विजन पे स्टक होना पड़ेगा. ओके. एग्जैक्टली. और जब मुझे वो सामने बंदा मिल गया, हाँ. कि वो भी कोई सेम विजन पे स्टक हो सकता है मेरे साथ, ओके. ओके. या मैं उसके विजन के साथ स्टक हो सकता हूँ. हाँ. तो वो जो फाउंडर को फाउंडर वाले जो खेल होते हैं ना, वो यही होते हैं. ओके. कि आप एक दूसरे के विजन पे पहले तो ट्रस्ट लाते हो, बिलीव लाते हो, और उसको स्टक करके एक ही डायरेक्शन में चलते हो. बट जब आप कभी बात करोगे और आपको पता चल जाएगा बातों में ही कि यार ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आया है, और इसको अपने जब मंथली जो नीड्स है वो सेटिस्फाई करवानी है, तो उसको जॉब पे रख लो. जहां आपका विजन मैच हो रहा है, आप उसको पार्टनरशिप दे सकते हैं. यार इसमें ना मतलब मैंने ये पर्सनली प्रॉब्लम फेस करी है कि जब हम किसी के साथ मीटिंग करते हैं या फिर मान लो कि हमने किसी के साथ एक हफ्ता भी स्पेंड करा ना, तब हमें लगता है कि यार इसका विजन बहुत स्ट्रांग है या फिर इसके फ्यूचर गोल्स हैं, तो वो पर ना कुछ टाइम के लिए होते हैं. जैसे वो लोग 6 महीने काम करेंगे, 7 महीने काम करेंगे, उसके बाद ना धीरे धीरे उनका मोटिवेशन ठंडा होता जाता है, फिर वो लोग चेंज हो जाता है. ये भी मैंने देखा है. वो तो बहुत टाइम पे आके ना हमें रियलाइज होता है कि नहीं यार ये पार्टनर तो नहीं बनाना चाहिए था. क्या आपको भी ऐसा फील हुआ है? हाँ, मतलब ई कॉमर्स में तो नहीं, बट जैसे पहले मैं टीचिंग लाइन में था, हाँ. तो उस टाइम पे मुझे फील हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ एसोसिएशंस वैसे रहे हैं कि जहाँ पे मुझे शायद उनके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए था. हाँ. वहाँ पे मुझे दिक्कत आई है जरूर. ओके. बट क्या होता है सर कि दैट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, ओके. एंड बिजनेस इज ऑलवेज एन कि आप रिस्क कितना ले सकते हो. True.
आप सेफली करना चाहते हो तो आप भी जॉब ही कर लो ना, फिर आप हाँ। बिजनेस कर ही क्यों रहे हो? एग्जैक्टली हाँ तो बिजनेस वही तो है कि आप डू यू हैव अ कैपेबिलिटी टू टेक अ रिस्क? हाँ इफ यू डोंट हैव, गो विद द जॉब, डू एन एमबीए एंड गो विद द जॉब. हाँ. Either do an MBA and start your business. What is business according to you? बढ़िया क्वेश्चन है सर. मेरे को बहुत साल हो गए बिजनेस करते हुए, लेकिन मैंने अभी एमबीए शुरू किया है करना, हाँ. जस्ट बिकॉज आई वांट टू एक्सपैंड माय नेटवर्क बेसिकली. सो दैट वाज द विजन बिहाइंड माय एमबीए. हाँ. बिजनेस इज बेसिकली an exchange of goods. You earn some profit. Okay. That's a simple business. आप कुछ बेच रहे हो, उसके बदले में आप कुछ पैसा अर्न कर रहे हो. Okay. तो उस हिसाब से बिजनेस को कैटेगराइज कर सकते हैं हम B2B, B2C एंड D2C. Okay. के बिजनेस टू बिजनेस, हाँ. बिजनेस टू कस्टमर, Okay. डायरेक्ट टू कस्टमर. तो जब आपने मुझसे पूछा ना कि आप ई कॉमर्स ही क्यों करना चाह रहे हो, तो इसमें एक रीजन स्ट्रॉन्ग ये भी था कि जब मैं बुक्स की बात कर रहा हूं तो आप बुक्स कहाँ से खरीदते थे जब आप स्कूल में थे? पास वाली स्टेशनरी से. पास वाली स्टेशनरी. स्टेशनरी वाले के पास बुक्स कहाँ से आती थी? हाँ, मतलब इतना सोचा नहीं था कभी. होलसेलर से. हाँ ऑब्वियसली हाँ. होलसेलर के पास बुक्स कहाँ से आती थी? कोई रिटेलर होगा. मैन्युफैक्चरर से. मैन्युफैक्चरर. ओके. मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास. ओके. ई कॉमर्स हैज दैट पावर कि आप ये सब हटा सकते हो. Okay. क्योंकि जब वो इतने चैनल से आ रही है तो हर हाँ. चैनल में कमीशन है. एग्जैक्टली. तो एमआरपी हाई होगी. हाँ हाँ हाँ. जब आप खुद ही उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके डायरेक्ट कस्टमर तक दे सकते हो, तो ये सारे चैनल्स हटा दो, हाँ. ये सारे कमीशन हटा दो, वो प्रॉफिट कहाँ गया? आपकी जेब में. ओके. ट्रू. D2C. D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर. ओके. तो जो लोग B2B करते हैं जी. और बहुत टाइम से कर रहे हैं, हाँ जी. उनके लिए D2C में शिफ्ट होना इतना ही इजी होता है या उनके लिए अलग चैलेंजेस होते हैं? कुछ क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है. मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, क्योंकि जैसे आपके जो पार्टनर है जी. वो भी B2B बिजनेस में थे. करेक्ट. बट आपने अभी एक नई ब्रांड स्टार्ट करी थी जो D2C थी. तो क्या उनके लिए वो शिफ्ट होना इतना इजी था या आपको भी चैलेंजेस आए थे? नहीं, क्योंकि माइंडसेट उसमें बहुत अलग होता है. हाँ बिल्कुल, मतलब एक विजन का फर्क होता है, एक माइंडसेट का फर्क होता है, बट बहुत इजी है. क्योंकि आप ऑलरेडी, जैसे मैं होम डेकोर में, अगर मैं होम डेकोर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, हाँ. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन शिप संभाल के बैठा हूँ कि मैं मैन्युफैक्चर करके दुकानों पे माल दे रहा हूँ. हाँ. ठीक है. ओके. दुकान वाला अल्टीमेटली कस्टमर को ही दे रहा है. हाँ. और मुझे पता है कि ये जो मैंने माल बनाया है वो मैंने दुकान पे रखने के लिए नहीं बनाया कि दुकान से जाके रख. वो अल्टीमेटली जाएगा तो कस्टमर के पास. मैन्युफैक्चरिंग पावर मेरे पास है. तो मैं उसको कस्टमर तक इजीली पहुंचा सकता हूं, क्योंकि आज मेरे पास इंडिया में लॉजिस्टिक कंपनी बहुत अच्छे साथ लेवल पे काम कर रही है. शिप रॉकेट है, डिलीवरी है, पोर्टर है, ओके. इंडिया पोस्ट है, बेसिकली गवर्नमेंट का भी है. तो ये बहुत अच्छे लॉजिस्टिक पार्टनर्स है. तो मैं दोनों चीज कर सकता हूँ. एज एन B2B मैं रिटेलर्स का, मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी माल देता रहा हूँ, मैं रिटेलर्स को भी माल देता रहा हूँ. पैरेलल मैं एक अपना खुद का ई कॉमर्स करके मैं शिपिंग लॉजिस्टिक पार्टनर्स रख के मैं उनके थ्रू भी डायरेक्ट D2C भी कर सकता हूँ. ओके. ओके. अल्टीमेटली क्या है, वो होलसेलर रिटेलर तो डिपेंडेंट तो मेरे पे है ना. मैं माल ही नहीं बनाऊंगा तो वो माल क्या बेचेंगे? जब ई कॉमर्स दिमाग में आता है ना, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी है. तो कैसे चूज करा जाए कि कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है? सो बेसिकली अभी इंडिया में जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो सबसे ज्यादा मास में चलते हैं, वो है Amazon एंड फ्लिपकार्ट. तो वो मार्केट प्लेस है. ओके. और एक जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट भी बना के कर सकते हो. ओके. बट एज एन फाउंडर आपको कुछ चीजें आनी चाहिए, कुछ टेक्निकल नॉलेजेस होनी चाहिए. ओके. प्लस आपके पास आपका क्या बैंडविड्थ है, मतलब इन्वेस्टमेंट बेसिकली, तो उस इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है. ओके. और कुछ चीजें आपके प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है, आपका प्रोडक्ट कैसा है. क्योंकि अल्टीमेटली गोल ये है कि आपको बेचना प्रोडक्ट है. तो वो सेम प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे भी बिक रहा होगा. तो आप ये देखोगे कि वहां मेरा कंपटीशन कितना है, मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस पे बेच रहे हैं. और अगर वो मेरी वेबसाइट पे आएंगे तो वहां तो कोई कॉम्पिटिटर दिखेगा ही नहीं, वहां तो सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट दिखेगा. ओके. तो ये एक बेनिफिट भी है कि आप अगर अपनी वेबसाइट पे भी बेचते हो तो. हाँ. तो आप डिसाइड कैसे करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि आप तो पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस करोगे कि क्या कॉम्पिटिटर्स कहाँ किस हिसाब से बेच रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है. अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी वेबसाइट पे करें. और आपका एक विजन है कि आपको फर्स्ट डे से ब्रांड क्रिएट करना है और आगे जाके ब्रांड डेवलपमेंट पे बहुत अच्छे से फोकस करके एक बड़ा ब्रांड बनाना है. आप फर्स्ट डे से अपनी वेबसाइट पे करें. ओके. अगर आपको
टारगेट ऑडियंस, ट्रैफिक ज्यादा चाहिए, प्रोडक्ट बिकना भी चाहिए, चलो बिकेगा तो दोनों साइड ही, बट आपको ऐसा है कि आपके पास बैंडविड्थ थोड़ा पैसों का कम है तो आप मार्केट प्लेस पे करो। ओके बट चीजें दोनों साइड भी चलती है कि आप कुछ ब्रांड्स आपने देखे होंगे कि जो अपनी वेबसाइट पे भी बेचते हैं और अमेजोन पे भी बेचते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अमेजोन से आपको ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है क्योंकि विद इन वेरी फर्स्ट डे से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो नहीं आएगा, उसके लिए आपको बहुत परफॉर्मेंस मार्केटिंग में पैसा डालना पड़ता है। ओके प्लस मार्केट प्लेस पे तो रोज का ट्रैफिक आ ही रहा है, वो भले आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं आ रहा है बट किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए तो आ रहा है। ओके और अब वो प्रोडक्ट जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं अमेजोन पे एग्जिस्ट तो कर ही रहा होगा, ठीक है, तो बस आप भीड़ में एक ऑप्शन बन रहे हो उनके लिए। ओके ओके और प्रोडक्ट अगर कोई कस्टमर आपके वेबसाइट पे आ रहा है तो वो ऑप्शन नहीं है, आप चूज किए गए हो। ओके दोनों में ये फर्क होता है। तो उसके हिसाब से फिर ऑडियंस लाने में भी हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, वो बहुत मेहनत करनी Okay. पड़ती है। इवन आप अमेजोन पे भी करते हो तो भी आपको मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वहां पे भी आपको अपने एड्स चलाने पड़ते हैं। हाँ, कि true. आप नए नए हो, आप नए नए लिस्ट हुए हो, हाँ. ठीक है, तो आपको कैसे, मतलब कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ से है, तो आप भीड़ में ही हो ना। ट्रू ट्रू अमेजोन आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप अपने प्रोडक्ट भी अगर लिस्ट करते हो तो आप हमारी ही प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग भी चलाओ ताकि आप उस भीड़ में से थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई दो। रिकमेंडेशंस, ट्रस्ट शायद एक फैक्टर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मैं बहुत सारी ब्रांड्स में इंटरेस्टेड होता हूँ। जैसे अगर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ और मुझे कोई अच्छे कपड़े दिख रहे हैं ना तो मैं वो खरीदने का सोचता हूँ, बट जब मैं उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ तो मुझे ट्रस्ट बैठता नहीं है कि हाँ ये मतलब जेन्युइन होंगे नहीं होंगे, कोई फ्रॉड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बट अगर वहीं पे अगर मुझे अमेजोन पे दिखता है तो मैं चलो एक टाइम पे ट्रस्ट भी कर लेता हूँ हाँ एटलीस्ट चलो मेरे पैसे तो फ्रॉड नहीं होंगे। तो ये भी एक फैक्टर रहता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। हाँ सर, मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि आपने जैसे आपने बोला मैं इंस्टाग्राम से चेक करता हूँ और फिर मैं जब इंस्टाग्राम के थ्रू उनकी वेबसाइट पे लैंड करता हूँ तो मुझे ट्रस्ट इश्यूज आता है। हाँ तो आप इंस्टाग्राम पे अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसा बना रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट का कंटेंट कैसा डेवलप कर रहे हो, उसके रील्स किस तरह से बनी हुई है, आपका पेज कैसा बना हुआ है, आपके पोस्ट कैसे बने हुए हैं, प्लस आपकी वेबसाइट कितनी ऑथेंटिक डिजाइन है। जो कि यूआई यूएक्स जिसको हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस, जो वेबसाइट का बनाने का पार्ट होता है वो कैसा हुआ है, वो कैसा है आप। तो दैट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि आप कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर पा रहे हो जब वो आपकी वेबसाइट पे आता है। प्लस आप एक पॉलिसीज बनाते हो, शिपिंग पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। ओके तो वो भी कैसी है क्योंकि कुछ कस्टमर्स आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं कि वो ये पॉलिसीज भी चेक करते हैं। ओके आपने एज एन ई कॉमर्स आपने अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस एड्रेस डाला है या नहीं डाला है। हाँ आपने जैसे बोला कि मुझे ट्रस्ट नहीं आता है, हाँ हाँ बट मान लो आप किसी ऐसी वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम गए हो हाँ और वहां पे आपको कस्टमर केयर का डायरेक्ट नंबर दिया है, तो आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके आपको जवाब दिया जाएगा तब तो आप ट्रस्ट करोगे। हाँ ट्रू। तो हमारे पास भी वैसी वेबसाइट्स पे कॉल आता है, बट आप किसी वैसी वेबसाइट पे चले गए ना, उन्होंने ऑफिस का एड्रेस डाला है ना कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, ठीक है, पॉलिसीज भले अच्छी डाली है बट ये सब नहीं डाला, तो आप फिर नहीं करोगे ट्रस्ट। ओके तो बहुत लोग अगर ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं 4 या 5 ऐसी टिप्स चाहूंगा कि हाँ वो यूजर एक्सपीरियंस कैसे सही कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। चेकआउट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो तो एक होम पेज होता है, प्रोडक्ट पेज होता है, चेकआउट पेज होता है। तो चेकआउट आप कितना इजीली देते हो कि कस्टमर उस चीज को पसंद करके कितना इजी वे में ऑर्डर कर पा रहा है। ओके प्लस उसको डिस्काउंट है या नहीं है, और एक मोबाइल वेरिफिकेशन होता है, ओटीपी वेरिफिकेशन, कि कस्टमर को पूरा एड्रेस टाइप करना पड़ेगा जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप टेक्नोलॉजी में हो, ठीक है, तो आज आपके पास फैसिलिटी हो रही है और आप ई कॉमर्स पे अगर शॉपिंग कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको हैबिट है वो शॉपिंग करने की। और मोबाइल डिवाइसेस इतने स्मार्ट है कि वो आपको एक ऑप्शन मांगता है कि आपको ये सेव करना है। ओके और ऑलरेडी जो जो भी वेबसाइट्स बनती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस है, आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं कि आपको वो कुकीज एक्सेप्ट करने के लिए पूछता है। हाँ तो आपकी वेबसाइट पे आप कुकीज ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आपके वेबसाइट पे वो ऑप्शन है कि आपका ऑटोमेटिक एड्रेस फेच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके तो कई बार वेबसाइट्स पे जब आपने भी शॉप किया होगा, आप मेरी वेबसाइट पे भी आएंगे तो आप जस्ट एक मोबाइल नंबर डालना, आपका ऑटोमेटिक एड्रेस फेच हो जाएगा। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ऑर्डर कि अब आपको बैठ के पूरा एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं है। ट्रू तो आपको चेकआउट पेज कितना फिजिबल है, हाँ तो यूजर एक्सपीरियंस कैसा है वहां पे। ट्रू आपने मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी आया, ओटीपी डाला, सीधा आपका एड्रेस फेच हो गया, आपने पे कर दिया।
ओके, तो इसके लिए क्या अलग से प्लगइन्स यूज करने पड़ते हैं, कैसा होता है? इसमें थर्ड पार्टी प्लगइन्स होते हैं जो Okay. आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कुछ 2-3 आप सजेस्ट कर सको कि हाँ ये प्लगइन्स तो रखो, बहुत काम की चीजें हैं ये। परफॉर्मेंस मार्केटिंग का भी, ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पार्ट होता है। हाँ। जैसे हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग शिप रॉकेट का एक प्रोडक्ट है, चेकआउट प्रोडक्ट हम उनका यूज करते हैं। तो वहां पे आप नंबर डालोगे, आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि शिप रॉकेट है, डिलीवरी है, तो ये दो बहुत बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं मार्केट में, जो मैक्सिमम ई कॉमर्स कंपनी के साथ एज एन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक पार्टनर काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जितना भी ट्रैफिक है जो ऑनलाइन ई कॉमर्स शॉप कर रहा है, तो वो अपने एड्रेसेस और मोबाइल नंबर डाल रहा होगा। वो सारा डेटा कहाँ जा रहा है? हाँ, उनके कंपनी पास। के पास हमारे पास तो आ ही रहा है, बट उन कंपनी के पास भी जा रहा है। तो वो कंपनी के पास एक ऑटोमेशन सिस्टम है कि फिर से वही सेम मोबाइल नंबर किसी भी वेबसाइट पे गया, ऑटोमेटिक एड्रेस फेच कर लेगा। ओके। तो प्लगइन्स के कुछ पर्टिकुलर नाम तो होंगे? शिप रॉकेट के और डिलीवरी के खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे कंपनीज के खुद के प्रोडक्ट्स। मतलब जैसे मान लो कि अगर मैं शॉपिफाई कर रहा हूँ, शॉपिफाई के अंदर भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, हाँ, बट उनमें भी कुछ नाम होंगे। तो हाँ, मैं कुछ नाम जानना चाहता हूँ कि 2 या 3 ऐसे कोई नाम, क्या आप बोलोगे हाँ ये प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो, ये ज्यादा बेनिफिशियरी रहता है, ऐसा कोई? शिप जो कंपनीज हैं उन्हीं के ही प्लगइन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शॉपिफाई पे प्लगइन्स हो सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। और ये ट्रस्टवर्दी है, जहां पे आपका डाटा ब्रीच भी नहीं होगा। क्योंकि कई बार होता है ना कि मैं इसका मोबाइल नंबर डालूं या नहीं डालूं, एड्रेस डालूं या नहीं डालूं, डाटा ब्रीच का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो शिप रॉकेट, डिलीवरी जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के जब नाम होते हैं ना, वहां पे लिखा भी होता है कि ट्रस्टेड बाय शिप रॉकेट, ट्रस्टेड बाय डिलीवरी। तो जब कस्टमर भी ये चेक करता है ना, तो वो इजीली अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस स्टफ डालता है, तो उन्हीं के ही वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, चलो एक हो गया ये चेकआउट एक्सपीरियंस। और कोई ऐसी चीज जो आप सजेस्ट करना चाहोगे? प्रोडक्ट पेज। आप प्रोडक्ट पेज कैसा क्रिएट कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स कितनी अच्छे से डाली है, आपने उस प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कितनी अच्छे से की है, आपने प्रोडक्ट रील जो वीडियोस हैं, सो जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कम्युनिकेशन, आपका कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है। आपके डिस्काउंट्स कितने स्ट्रांग है, डिस्काउंट कितने स्ट्रांग नहीं है, कि आपका डिस्काउंट होम पेज पे भी विजिबल है या नहीं है, आपका डिस्काउंट प्रोडक्ट पेज पे विजिबल है या नहीं है, आपका डिस्काउंट चेकआउट पेज पे विजिबल है या नहीं है। क्योंकि आप जब पैसा पे कर रहे हो तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा कि प्रीपेड करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, सीओडी करोगे तो शायद वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत मैटर करता है, और ये पूरा एक सीरीज चल रहा है। क्योंकि प्लस आप जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अवेयरनेस चलाना है, तो आप अवेयरनेस के लिए आप पहले वेबसाइट पे लैंड कराओगे। बट बहुत ई कॉमर्स कंपनियां ऐसे करती है कि होम पेज पे भले मत आओ, आप डायरेक्ट मेरे प्रोडक्ट पेज पे आओ। तो प्रोडक्ट पेज का ना यूआरएल होता है जो गूगल सर्च इंजन में ऊपर की तरफ आता है। तो वो लिंक यूआरएल पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जाती है। तो वहां पे आप कंपनी की, ई कॉमर्स कंपनी की होम पेज पे ना जाके डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज पे आते हो और वहां से इजीली शॉप कर सकते हो। तो वहां पे आपका प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए थ्रू वीडियोस, फोटोग्राफ्स एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट के बारे में आपने डायमेंशंस प्रॉपर लिखे, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो और आपको उसके डायमेंशन पता है, तो आपका डायमेंशन आपने पता है कि मेरा टेबल तो इतना सा है, बट आपने इतना बड़ा प्रोडक्ट मंगा लिया तो क्या करोगे? रिटर्न भेज दोगे ना। हाँ, ट्रू। क्योंकि आपने कम्युनिकेशन प्रॉपर लिखा ही नहीं था, आपने वहां पे डायमेंशन ही लिखे थे, कस्टमर को पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्रोडक्ट कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है थ्रू कंटेंट, टेक्स्ट, कंटेंट, फोटो, कंटेंट, वीडियो। गॉट इट। और जो ये वेबसाइट जो बनती है, तो किस प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बनाना ज्यादा सही रहता है? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, तो कौन सा सही रहता है प्लेटफॉर्म वैसे? सो बेसिकली ओडो भी बहुत अच्छा है, नई कंपनी है, अच्छा कर रही है। शॉपिफाई ऑब्वियसली बहुत सालों से अच्छा कर रही है। वूकॉमर्स भी अच्छा कर रही है। बट कैसे चूज करें? मतलब इतने ऑप्शंस हैं तो कैसे चूज करें? मैं वही बता रहा हूँ, एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन, जैसे मैं भी नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, मैंने वेबसाइट बिल्डिंग कभी की नहीं है। बट जब मैं ई कॉमर्स करने बैठता हूं तो हम लोग टेम्पलेट बेस्ड यूज करते हैं वेबसाइट। तो उसमें मुझे शॉपिफाई बहुत इजी लगा। मैंने भी स्टार्टिंग में कोशिश की थी कि मैं वर्डप्रेस पे बनाऊं, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा, इफ यू आर एन न्यू इनटू ई कॉमर्स एंड न्यू इनटू लाइक वेबसाइट का बैकएंड आपको हैंडल करना है, आपको नया स्टाफ नहीं रखना है, टेक्निकल पर्सन आप नहीं रख सकते हो सैलरी पे, और आप खुद ही करना चाह रहे हो, तो शॉपिफाई विल बी द बेस्ट। क्योंकि वो थीम बेस्ड आता है, टेम्पलेट बेस्ड आता है, और वहां पे अगर आपको इंग्लिश तो ऑब्वियसली आ रही है तभी आप ई कॉमर्स जैसी लाइन में आ रहे हो, तो वहां पे आप पढ़ के खुद भी कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स भी हैं जो बहुत इजीली समझ में आ जाते हैं। ओके। बट अब जैसे मान लो कि ओडो भी है और शॉपिफाई भी है, दोनों में से कैसे चूज करना है?
क्या मतलब वो कोई स्पेसिफिक चीज होती है? मतलब मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोडक्शन हाउस से हूँ, ठीक है, तो अब बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं ना जो आफ्टर इफेक्ट के अंदर अच्छे अच्छे हैं, हाँ जो मुझे यूज करना पसंद है, तो इसलिए मजबूरी में भी मुझे आफ्टर इफेक्ट करना पड़ता है। बट हाँ, ज्यादातर मैं चाहता हूँ कि मैं दाविंसी पे सारी चीज करूँ, बट कुछ कुछ प्लगइन्स होते हैं ना वो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट के लिए ही बने हुए हैं, तो वहां पे मुझे वो वही यूज करना पड़ेगा। तो वैसा कुछ होता है कि हाँ यार, ओडू में ये बेनिफिट है कि हाँ इसमें इसमें ही आपको ये चीजें मिल जाती है, या फिर शॉपिफाई पे आपको ये चीज मिल जाती है इसलिए आपको ये करना चाहिए, ऐसा कुछ है? देखो दोनों बेस्ट है, ओडो भी बेस्ट है, शॉपिफाई बेस्ट है, दोनों ने हमको पैसे नहीं दिए बट दोनों कंपनी के लिए हम बात कर रहे हैं। दोनों का प्रमोशन जरूर हो रहा है, बट ओडो ने बहुत अच्छा एडवांस एक चीज की है कि वहां पे आप अब काफी सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, प्लस न्यू यूजर्स के लिए है ना वो फ्री वेबसाइट दे रहे हैं, फर्स्ट यूजर के लिए आपको फ्री वेबसाइट भी दे रहे हैं, ओके फ्री मोबाइल एप्लीकेशन भी दे रहे हैं जो शॉपिफाई नहीं देता। ओके ओके। और शॉपिफाई पे भी बट वही है कि बेसिक प्रीमियम अलग अलग उसके हाँ। 3 मॉडल से बिजनेस है, हाँ हाँ जो एक 2,500 का, एक 7,500 का है और एक 10,000 से के आसपास का या उसके ऊपर का है। तो उसमें भी डिपेंड करता है कि यूजर के ऊपर कि आप कितने लॉगिन्स रखने चाहते हो, क्या कितनी कितनी फैसिलिटीज चाहते हो, तो वो सब भी आपको एक मतलब चेकलिस्ट होती है कि ये चेकलिस्ट एजेंडा में मेरे फिट बैठ रहा है तो मैं ये करूं। बट हाँ, मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि शॉपिफाई ओडू आप दोनों करें, क्योंकि दोनों थीम बेस्ड है, बट आपको अब कैसा यूज हो रहा है उस पे कर सकते हो, दोनों बेस्ट है। हाँ, फॉर न्यू यूजर्स मैं नहीं बोलूंगा कि आप वर्डप्रेस पे जाओ, HTML पे जाओ, क्योंकि आपको एक कोडर की जरूरत पड़ेगी पर्टिकुलर। ओके 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 ओके। तो ये हो गई वेबसाइट की बात जी। अब आते हैं अपन डिलीवरी पे, क्योंकि अब अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो डिलीवरी पे बात करें, डिलीवरी में भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो उसमें कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं जो हमें चूज करने चाहिए डिलीवरी पार्टनर में? आपको लगता है कि हाँ ये ज्यादा प्रेफरेबल है, या फिर? सो एज एन फाउंडर जब हम सोचते हैं कि मुझे पैसा भी बचाना है, मुझे सर्विस भी देनी है, तो जहां सर्विस देनी है वहां पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। बट मैं क्या करता हूँ, 3 तरीके हैं कि अगर मैं एक रीजन में बैठा हूं और मेरे ही आसपास रीजन से मुझे ऑर्डर आया है, हाँ तो मैं पोर्टर कर देता हूँ। ओके। बट मेरे रीच से बाहर है, मेरे रीजन और मेरी रीच से बाहर है, हाँ तो मैं डिलीवरी या शिप रॉकेट कर सकता हूँ, ओके। इंटरेस्टिंग। हाँ क्योंकि खर्चा भी बचाना है। हाँ हाँ ट्रू। तो अब आप सिलेक्ट कैसे करोगे, मैं डिलीवरी पे करूं या शिप रॉकेट पे करूं? सो बेसिकली डिलीवरी और शिप रॉकेट है, दे आर लाइक एग्रीगेटर्स। शिप रॉकेट की अगर मैं बात करूं तो शिप रॉकेट इज एन एग्रीगेटर, लॉजिस्टिक एग्रीगेटर, कि जब आपके पास कोई ऑर्डर आया, आप शिप रॉकेट का डैशबोर्ड ओपन करोगे तो आपको शिप रॉकेट नहीं, आपको शिप रॉकेट के अंदर बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स मिलेंगे, DTDC मिलेगा, मारुति वाला मिलेगा, ऐसे XYZ बहुत मिलेंगे। उन सब की प्राइसिंग वहां पे होगी, और उन प्राइसिंग में से ऑब्वियसली आप सबसे सस्ता वाला ही सिलेक्ट करोगे ना। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, बट फिर उसमें ये भी होगा कि आप कितने दिन वो लेगा, ओके। वो सब एनालिसिस होता है। जितना सस्ता होगा उतना दिन भी ज्यादा लेगा। हाँ Okay, होता है kind of. बेसिकली। तो आप वैसा एक एग्रीगेटर चूज करते हो फिर शिप रॉकेट या डिलीवरी पे। तो बेसिकली मैं तो डिलीवरी के साथ कर रहा हूँ। ओके। हाँ। क्या मतलब शिप रॉकेट्स का कोई प्रॉब्लम आई थी, ऐसा कुछ है? मतलब हो सकता है कि एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी मेरे बोलने की वजह से, लेकिन बेसिकली मैंने एक थोड़ा प्रॉब्लम फेस किया था शिप रॉकेट से, बट इसलिए मैं डिलीवरी पे स्विच हुआ। बट हाँ, मेरा भी फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली शिप रॉकेट था। बहुत बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है, बट पर्सनल मेरे लेवल पे मैंने एक पॉइंट पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस की थी, तो मैं सर्विस नहीं दे पा रहा था मेरे कस्टमर को, मेरे पास ऑर्डर आए हुए थे, देन मैंने खड़े खड़े डिलीवरी पे स्विच किया। और मेरा वहाँ चीजें सेटिस्फाई होगी बहुत इजी। ओके। अब डिलीवरी से आते हैं पेमेंट पे। पेमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें भी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, तो उसमें कौन सा चूज करना चाहिए? जैसे रेजर पे वगैरह है, उसमें से कौन सा चूज करना चाहिए? बेसिकली मार्केट स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि देखो, डिपेंड ये नहीं करता कि आप फोन पे कर रहे हो, रेजर पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। डिपेंड ये करता है कि ट्रांजैक्शन पे आपसे कौन कितना परसेंटेज चार्ज कर रहा है। ओके। सर्विस फ्री है। ओके। जब आप अपनी वेबसाइट पे फोन पे को, पेटीएम को, इस तरह की जो भी चीजें हैं, जब आप उनको प्लगइन्स कराते हो, वो सर्विस फ्री है। हाँ। तो वो कमाते कैसे हैं? तो वो कमाते कि वो ट्रांजैक्शन में आपसे एक फी चार्ज करते हैं। ओके। एंड दैट मार्केट स्टैंडर्ड्स आर 1.18% ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। ओके। तो मैं अभी फोन पे के साथ कर रहा हूँ, बट अगेन इट डिपेंड्स कि
आप पेटीएम के साथ भी कर सकते हो, नो डाउट। आप फोन पे के साथ Difference भी क्या कर आता है सकते हो, मतलब? आप रेजर पे के साथ भी कर सकते हो। डिफरेंस ये आता है कि आपको सामने जो सर्विस मिलती है, जो आपको पर्सन आपका फोन उठा रहा है, वो आपको टाइम पे जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके। मान लो कुछ ग्लिच आ गया, हाँ टेक्निकल चीज है, हाँ। आपकी वेबसाइट स्लो हो गई, कुछ और रीजन हो सकता है, आपका पेमेंट कस्टमर का अटक सकता है, कुछ और रीजन हो सकता है, तो आपको खड़े खड़े सपोर्ट मिल रहा है, हाँ, नहीं मिल सपोर्ट रहा है, इम्पोर्टेंट है। हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. हालांकि मार्केट स्टैंडर्ड वही है, 1.18% लेंगे, हम्म। चार्जेस उतने ही लेंगे, ओके। बट आपको सपोर्ट कितना अच्छा मिल तो रहा आपके हिसाब से आपने कौन सी चीज ऐसी डिसाइड करी कि हाँ इससे मुझे ज्यादा सपोर्ट मिला है। है? फोन पे से मुझे अच्छा सपोर्ट था, मतलब ओके। फोन पे एंटरटेन कर लेते हैं अच्छे से। ओके, तो आपके हिसाब से फोन पे सबसे मतलब बेस्ट है? मुझे मेल पे भी एंटरटेनमेंट, प्रॉम्प्ट टू रिस्पॉन्ड हो जाता है मेल पे उनका, हाँ। कॉल पे भी हो जाता है। ओके, ठीक है, हम प्लेटफॉर्म्स तो खत्म कर चुके हैं, अब आता है कंटेंट पे। जी। कि बेसिकली आपने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली। हाँ जी। अब बहुत लोगों की वेबसाइट अच्छी होती है, उसका डिजाइन अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, बट अंदर जो प्रोडक्ट की फोटो डली होती है, या फिर जो बैनर्स डले होते हैं, या फिर अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो वहां पे जो एड्स चलते हैं उसके लिए जो रील्स होती है, वो इतनी प्लेजेंट नहीं होती, या फिर वो उतनी कैची नहीं होती, या फिर आप कह लो कि कंटेंट इतना अच्छा नहीं होता। सो उसमें आप क्या चीजें सजेस्ट करना चाहोगे कि हाँ आपको कंटेंट में ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए बनाने के टाइम पे, या फिर आप कॉस्ट कटिंग कहाँ पे कर सकते हो? और सर जैसे हमने पहले बात की थी, आपने भी पूछा था कि आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो कैसे करोगे, खुद की वेबसाइट पे करोगे या अमेजोन पे करोगे। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट बता दो, अगर आप अमेजोन पे करते हो ना, तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे इमेजेस अपलोड करनी है। जब वो रूल है। हाँ। ओके। वो आपको अमेजोन यही बोलेगा कि व्हाइट बैकग्राउंड पे करो। ओके। और मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करवाने में हेल्प करवाती है। ओके। हाँ। तो उसके लिए जब आप लिस्ट होते हो तो अमेजोन से आपका अप्रूवल आता है, तो आपसे व्हाइट बैकग्राउंड में इमेजेस मांगेंगे, तो मेहनत खत्म आपकी। हाँ। तो आपको पैसे भी ज्यादा नहीं लगे, तो वही है कि मैंने वही रिकमेंड किया था, अगर पैसे को कम हो तो आप अमेजोन पे करो ऑब्वियसली। ओके। बट जब आप खुद की वेबसाइट पे करते हो तब आपको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना पड़ेगा कंटेंट, जो मैंने बोला कि कंटेंट एज एन टेक्स्ट, कंटेंट एज एन फोटो, कंटेंट एज एन वीडियो, प्रोडक्ट कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं रिसेंटली अभी एक वेबसाइट देखी थी मैंने, ग्लिच ब्लूम करके एक प्रोडक्ट है, बेसिकली परफ्यूम ब्रांड है वो। हाँ हाँ एग्जैक्टली। मैं उनकी वेबसाइट पे गया तो इट वाज लाइक कि उन्होंने एआई का कितना बेस्ट यूज किया हुआ है। ओके। मतलब मैं उनके इंस्टाग्राम पेज पे भी मैंने विजिट किया, मैं थ्रू इंस्टाग्राम ही मुझे वो ब्रांड पता चला था। हाँ। तो इंस्टाग्राम के थ्रू जब मैं उनकी वेबसाइट पे गया, हाँ। तो इंस्टाग्राम में इतना प्लीजिंग लगा मुझे, क्योंकि उन्होंने एआई से इतना अच्छा कंटेंट डेवलप किया हुआ था। तो आज का जनरेशन क्या है कि प्रोडक्ट तो चलो ठीक है, मुझे एआई का कंटेंट देखने में मजा आया तो मैं वेबसाइट पे भी चला गया देखने। अब जब मैं वेबसाइट पे गया तो मुझे अच्छा भी लगा, भाई परफ्यूम है, अब हर कोई यूज करता है, मैंने मंगा के भी देखा, मुझे सर्विस अच्छी लगी उनकी कि मेरे को पहुंचा भी दिया उन्होंने। बट मेन जो है कि जो पहले चीजें होती थी कि आपको एक बहुत महंगा फोटोग्राफर चाहिए, आपको रील्स बनाने के लिए वीडियोग्राफर चाहिए, तो सिनेमेटोग्राफी की पूरी एक टीम लगती है, वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट है ई कॉमर्स चालू करने के लिए। हाँ। वो सेम चीज अब आप एआई से कर सकते हो। अब जब आपने इतनी तारीफ करी है तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो वो कर रहे हैं ना, तो वो मेरे फ्रेंड ही है, हॉक नेस्टिंग मीडिया करके है। Great, great. तो उनका काम मुझे भी बहुत सही लगता है कि हाँ यार, मतलब वो एआई का भी बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत सारी एजेंसीज होती है ना जो सिर्फ आपसे पैसा चार्ज करेगी, बट उसके ना हिसाब से आपको वर्थ नहीं देगी, कि उसके हिसाब से चीजें क्रिएट करके नहीं देगी। बट उनका मैंने ये देखा है कि हाँ मतलब जिस हिसाब से वो चार्ज करता है ना, उसके हिसाब से आपको चीजें डिलीवर भी करता है। तो हाँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, बट हाँ मुझे जेन्युइनली उनका काम अच्छा लगा तो मैंने बताया। हाँ। ओके, नहीं मतलब मुझे तो लगा कि शायद वो कंपनी खुद कर रही होगी कि एआई से कर रहे हैं। ओके। बट वो लिटरली बहुत काम मेरे को प्रॉमिसिंग लगा, क्योंकि वो प्रोफेशनल लगा, मतलब एक नई वेबसाइट। अब देखो जैसे ट्रस्ट की बात कही थी आपने कि आप ब्रांड पे ट्रस्ट कैसे करोगे, क्योंकि जब मैं वेबसाइट पे गया मुझे लगे ही 2 प्रोडक्ट, उन्होंने 2 ही प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं। तो मैं बोलूं यार ये तो नई नई कंपनी है, कर दिया होगा किसी ने चालू, बट मैं ट्रस्ट कैसे करूं। बट जब मुझे ये पता है कि इस वेबसाइट पे उन्होंने कंटेंट डेवलपमेंट पूरा एआई से किया हुआ है, फ्री फोकट का तो किया नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो एआई कंटेंट जो है उन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस लेके बनाए हुए हैं, जिसके लिए ऑब्वियसली एक अच्छी व्हाइट बैकग्राउंड में फोटोग्राफी या ग्रीन स्क्रीन में फोटोग्राफी तो की होगी, तभी जाके वो प्रीमियम बना है। ट्रू। तो कोई बैकएंड में टीम तो है जो अच्छा काम कर रही है, तो ये लोग टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये मेरा एक ट्रस्ट वैल्यू भी बनाता है एक न्यू कंपनी पे या न्यू ब्रांड्स पे।
ओके ओके ओके, तो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है बेसिकली। प्रोडक्ट कम्युनिकेशन स्ट्रांग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके, सो वहीं पे अगर मैं आपके बिजनेस पे आता हूँ, आर्ट स्पैरो पे आता हूँ, कि आपने जब अपने कंटेंट का शूट करते हो या फिर जो चीज़ें करते हो, तब आप क्या चीज़ें ध्यान में रखते हो, या फिर आपने क्या क्या जुगाड़ करे हैं अब तक? क्योंकि मैंने ऑफ कैमरा बहुत सारे जुगाड़ सुने हैं जो आप अपने ऊपर करते थे, बेसिकली मैं तो बोलूंगा मेरा तो जुगाड़ ही था, पूरा जुगाड़ था। ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमने पहले जब लॉन्च करना था तो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ प्रोक्योरमेंट था, तो हम कुछ प्रोडक्ट्स लेके आए थे, तो हमको चालू करना था। तो हमको पता था कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक डिपार्टमेंट है, तो उसको हमको बुला के शूट करवाना पड़ेगा। तो मेरा पर प्रोडक्ट कॉस्ट कुछ अराउंड 250 रुपए हो रहा था पर प्रोडक्ट फोटो। तो उसमें हम अब बेसिकली जो न्यू ई कॉमर्स कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक बेनिफिशियल एडवाइस भी होगी कि आप कैसे डील करें, आप प्रोडक्ट शूट कराते हो तो, कि पर प्रोडक्ट आपको 4 फोटोज देंगे और वो चारों एंगल से होंगे। ओके, प्लस उसमें कलर ग्रेडिंग भी करके देंगे, एडिटिंग भी करके देंगे, और स्क्वायर रेशियो, ओके, 1:1 रेशियो, जिसको हम 1080 into 1080 पिक्सल बोलते हैं। ओके, तो वैसा स्क्वायर फ्रेम, कलर एडिटेड, और एक प्रोडक्ट के 4 फोटोज आपको देंगे। वो 250 रुपए मुझे पर प्रोडक्ट फोटोशूट पड़ रहा था। ओके। बट वही फिर जुगाड़ की बात आती है, तो वो मैंने स्टार्टिंग में बजट भी कम होता है। हाँ, अब स्टार्टिंग में जब बजट कम होता है तो आप करते हो, बट अब कैसा था कि मैंने धीरे धीरे जब इंडस्ट्री में घुसा तो मुझे पता चला कि शायद ये इतना बड़ा भी काम नहीं है, कि वो मैं सोचता कि मैं शायद खुद भी कर सकता हूँ। तो फोटोग्राफी फिर मैंने खुद की, तो मैंने वो 250 रुपए अपने बचाए, क्योंकि मुझे तो पैसा बचाना है, प्रॉफिट मार्जिन बचाना है। बट हाँ, जब मैं बात करता हूँ वीडियोग्राफी की, तो वहां पे आपको एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर रखना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि वहां फोटो से ज्यादा टेक्नोलॉजी आपको लगानी पड़ती है। टेक्निकल टर्म्स आपको पता होना चाहिए कि वीडियोस कैसे शूट होंगी, आपका ऑडियो क्वालिटी कैसा होगा, क्योंकि आज फोटो से ज्यादा वीडियो प्रॉमिसिंग है। एग्जैक्टली। फोटो से ज्यादा वीडियो पहले वायरल होता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे कंटेंट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके युग, मैंने आपकी जितनी भी बातें सुनी ना, तो अभी यहाँ बैठे तो मुझे भी लग रहा है कि यार कल मैं ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर दूंगा और चल जाएगी। ठीक है, और यही सोच के ना, मतलब शायद आपके जैसे लोग ही उसको इतना इजी बता देते हैं ना लोगों को, कि अब लोग ना आजकल स्टार्ट करने लगे हैं कि हाँ चलो शौक में आके वो स्टार्ट कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर बहुत सारे बिजनेस फेल होते हुए भी मैंने देखे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हो जो स्टार्ट तो कर देते हैं, बट उनके अंदर ये कुछ क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए, तो ही आप आगे ग्रो कर पाओगे, वरना आप मत बिजनेस स्टार्ट करो, वरना लॉस करके बैठ जाओगे। सो बेसिकली अगर आपको ई कॉमर्स चालू करना है तो आप एक धंधा कर रहे हो, तो मैं ये चाहूंगा कि आप धंधा कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस तो कर लोगे, बट ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट डेटा एंड रिकॉर्ड कीपिंग एंड एनालिसिस बेसिकली। आप वो एक्सेल शीट पे करोगे, तो आपको एक्सेल शीट बहुत प्रॉपर आनी चाहिए बनानी, क्योंकि आप डीएसआर बनाओगे, जो बेसिकली डेली सेल्स रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, तो वो एक्सेल शीट में फॉर्मेट्स रखते हो आप। आपको एएसपी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट का एएसपी कितना है, उस हिसाब से आप एक प्रोजेक्शंस बनाते हो। एएसपी क्या? सो दैट इज बेसिकली एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। तो उसके हिसाब से आप एक बिजनेस का प्रोजेक्शन बनाते हो कि मेरा ये लैंडिंग है, उस लैंडिंग पे मैं ये ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेंगे, उस ऑपरेटिंग कॉस्ट के हिसाब से मैं ये एक एमआरपी रखूंगा, और वो एमआरपी जब मेरा बिका तो अब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, और उस ग्रॉस में से मेरा नेट क्या मेरे हाथ में बचा। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये आप पेपर पे तो नहीं कर पाओगे, ये आप इवन कैलकुलेटर पे भी कर लोगे तो याद कहाँ रखोगे। तो इट्स ऑल अबाउट रिकॉर्ड कीपिंग। तो आपको एक्सेल शीट बहुत प्रॉपर आनी चाहिए, प्लस आपको आईटी नॉलेज होना चाहिए, प्लस आप खुद का इंस्टाग्राम तो चला ही रहे हो, तो आप सिर्फ फोटो अपलोड मत करो, उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म लो जिससे आप एक बिजनेस जनरेट करना चाहते हो, तो यूज योर सोशल मीडिया वेरी प्रिसाइजली इन एन एजुकेशनल वे। कि जब आप फोटो डालते हो तो आप ये ध्यान रखो कि मैं जब ये फोटो डालता हूं तो उस टाइम पे उस फोटो पे मेरा एंगेजमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस तरह के कंटेंट डालने से एंगेजमेंट आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, कौन से डे पे आ रहा है। सो आपको एक कंटेंट कैलेंडर प्रिपेयर करना भी पता होना चाहिए। तो आईटी का नॉलेज, ब्रांड का या पर्सनल, मतलब जैसे आप पर्सनल यूज करते हो तो आपको ब्रांड का पता होना चाहिए। तो मतलब बेसिकली कंटेंट कैलेंडर तो आपके प्रोडक्ट का ब्रांड का ही बनेगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि जब आप खुद का भी पेज तो हैंडल कर ही रहे हो ना इंस्टाग्राम का, तो आप उसको सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए यूज मत करो, आप ये एनालाइज भी करो साथ साथ कि खुद का भी इंस्टाग्राम पे आपके रील्स आप जब डालते हो, कोई भी कंटेंट डालते हो, तो वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, उस पर एंगेजमेंट आ रही है या नहीं आ रही है।
गॉट इट। तो यू हैव टू यूज वेरी, मतलब आप बहुत अच्छे से यूज करो, टाइम पास के हिसाब से मत लो। तो आपको एक्सेल शीट पता होनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया पता होना चाहिए, आपको आईटी पता होना चाहिए जिसको वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको काम आता है। ओके। ये मोटी मोटी चीज है, ठीक है। प्लस आपको एक ये जरूर पता होना चाहिए कि जो मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, जहां से मैं खरीद रहा हूँ, क्या वो मैं सही रेट में खरीद रहा हूँ, कि कम से मेरे को एक्सप्लॉइट तो नहीं किया जा रहा है कि कहीं और मार्केट में वो और भी सस्ती मिल रही होगी, बट मैं एक महंगे मार्केट से प्रोडक्ट ले आया। ओके। तो ये कॉमन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो बाकी चीजें तो फिर आपको जैसे आप शुरू करोगे तो आपको पता चलता जाएगा। ओके, तो 3-4 चीजें जो आपने बात करी ना, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ। जैसे आपने एक्सेल शीट्स की बात करी, हाँ जी। तो ई कॉमर्स बिजनेस में क्या क्या एक्सेल शीट्स हैं जो आपको बनानी आनी ही चाहिए, ताकि लोगों को भी आइडिया लगे और लोग उस पर रिसर्च भी कर पाए, उनको एक पॉइंट मिल जाए। सो बेसिकली आपका जब लैंडिंग क्योंकि स्टार्टिंग में देखो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो अपने अपने पास इतनी टीम नहीं होती, या फिर हम हायर नहीं कर सकते लोगों को। Correct, तो वो बिल्कुल। चीजें खुद खुद को ही करनी पड़ती है। तो क्या क्या चीज आपको एक्सेल शीट में मेंशन करनी पड़ती है जो आपको आगे जाके हेल्प करेगी? हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि आप एक अपनी प्रोक्योरमेंट की लिस्ट बनाते हो कि मैं कौन सा माल कितने में लाया हूँ, ओके। उस पे मेरा पर प्रोडक्ट क्या क्या जीएसटी गया है। प्रोडक्ट वाइज जीएसटी अलग अलग है, ओके। वो भी आपको पता होना चाहिए। हाँ। आपका क्या एचएसएन कोड है उस प्रोडक्ट का, वो भी पता होना चाहिए। ओके। उस हिसाब से जीएसटी सारे कैलकुलेशंस हो गए, तो वो एक्सेल शीट में होता है। तो प्रोक्योरमेंट की आपको एक्सेल शीट पता होनी चाहिए, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट की एक एक्सेल शीट पता होनी चाहिए, ग्रॉस और नेट प्रॉफिट की एक एक्सेल शीट पता होनी चाहिए। आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कराते हो तो आपका आरओएस होता है, सो बेसिकली रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आरओएएस, उसकी एक एक्सेल शीट आपको पता होनी चाहिए। ओके। कस्टमर्स तक माल आपका पहुंचा तो आपको सेल शीट्स आपको पता होनी चाहिए। आपका कस्टमर का फीडबैक आता है तो उसकी एक एक्सेल शीट पता होनी चाहिए। प्लस कुछ एसओपीज होती हैं, ओके। तो वो एसओपीज आपको पता होनी चाहिए। एसओपीज बेसिकली डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो आपको एसओपी होगी जहां पे आपको ये होगा कि ये जो पर्टिकुलर काम है उसके लिए मुझे स्टेप वाइज क्या क्या काम करना है। तो बेसिकली एक चेकलिस्ट होती है ठीक है, ठीक है। कि जब कोई ऑर्डर आएगा तो मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ओके। फिर वो ऑर्डर मुझे प्रोसेसिंग करना है, उसके लिए मेरा क्वालिटी चेक होगा, फिर वो डिलीवरी में जाएगा, फिर वो कस्टमर तक पहुंचा वो मैं ट्रैक करूंगा, वो ट्रैकिंग आईडी मेरी कस्टमर तक गई या नहीं कि वो भी ट्रैक कर सके। ओके। तो वो बैक एंड ऑपरेशंस की पूरी एसओपी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो मैं आपको भी बता दूं कि अगर आप कमेंट में एक्सेल सीट ऑन टाइम विद निखिल लिखोगे तो हम आपको इसकी एक लिंक भी दे देंगे, जहां पे आपको सैंपल चीजें मिल जाएगी। ये जितनी भी इन्होंने बात करी, कुछ कुछ चीजें हम आपको सैंपल में दे देंगे। तो प्लीज कमेंट कर देना एक्सेल शीट ऑन टाइम विद निखिल। हाँ, ओके, डन। युग, इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे आप हर किसी को पूछोगे तो कोई ना कोई बिजनेस आइडिया उनके दिमाग में है ही है। बिल्कुल होता है। तो आज नहीं तो कल जब उनको बिजनेस खोलना है तो उसके लिए आज से वो क्या क्या चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर में एक एंटरप्रेन्योर बन सके, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके। देखो, बिजनेस कोई भी हो, कुछ उसके बेसिक्स टैक्टिक्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जिस टाइम पे मैं स्कूल में था या आप स्कूल में थे या हमारे पेरेंट्स स्कूल में थे तो हमारे पास इंटरनेट का उतना एक्सपोजर नहीं था। तो आज आपके पास इंटरनेट एक्सपोजर है, सो यू हैव टू मैनेज योर 24 आवर्स। सो प्लान योर 24 आवर्स वाइजली, कि जब आप स्कूल जा रहे हो या आप कॉलेज जा रहे हो उसके बाद आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप रोज 1 घंटा, इफ़ यू हैव अ विजन टू ओपन योर ओन बिजनेस, ओके। तो आपको अपने स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो। जो स्किल्स आपको कॉलेज या स्कूल्स में नहीं सिखाए जाएंगे, आप एआई सीखना शुरू करो, ठीक है। आप एक्सेल शीट्स की वर्किंग शुरू करो कि किसी भी चीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में खर्चे हो रहे हैं, कि आपके घर में दूध, लाइट, पानी का खर्चा हो रहा है, आपके घर में राशन आ रहा है, आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं तो उसका पेट्रोल कितना जा रहा है, आप उसकी एक्सेल शीट्स बनाओ। ओके। आप उसके खर्चे लिखो तो आपको ये पता चलेगा कि महीने के मेरे घर के ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने हैं। उस हिसाब से मेरे पापा या मेरा भाई या मेरी बहन कितना प्रॉफिट, कितनी सैलरी कमा के ला रही है, ओके। उसमें से हमारे कितने ऑपरेटिंग कॉस्ट खर्चे गए हैं, वो आप स्कूल कॉलेज टाइम से एनालाइज करना शुरू कर सकते हो। तो जब वो एक्सेल शीट्स पे आप वर्किंग करना शुरू करेंगे ना तो आपका हाथ बैठ जाएगा। ओके। और यही चीजें आपको काम आएगी बिजनेस में। ओह, बेस्ट एडवाइस। ये तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सही चीज थी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज तो तुम्हें बहुत टाइम हो गया ये बिजनेस करते हुए,
बट बहुत सारी गलतियां भी समझ में आती होगी कि हाँ यार हमने शायद गलत स्टार्ट करा था, या ये गलतियां हमने जो करी थी जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी गलतियां थी और ऐसी कौन सी गलती है जो आप पास्ट में जाके सुधारना चाहते हो? हाँ, सो बेसिकली इसमें ये था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हम जो 3 जने थे, हमको किसी को ई कॉमर्स का नॉलेज ही नहीं था। ओके। और हम जस्ट एक ट्रायल के लिए चले गए। बट आज ये जो मैं पॉडकास्ट पे आपको बता पा रहा हूँ, तो ये मैं एक एक्सपीरियंस के साथ बता पा रहा हूँ। तो जब मुझे ई कॉमर्स करना ही था तो शायद मुझे थोड़ा नॉलेज बहुत पहले से ले लेना चाहिए था। ओके। तो वो नॉलेज पे आप वर्क करो, वो बहुत जरूरी है। ओके। तो जब आज अगर मुझे कोई पूछेगा कि मैं ई कॉमर्स शुरू करूं, तो मैं पहले उसको पूछूंगा कि तुझे ये आता है, तुझे ये आता है, तुझे ये आता है, तुझे ये आता है। ओके। वो मुझे बोलेगा कि इसमें से ये चीजें आती है, तो बोलूंगा ठीक है कर ले। अगर वो मुझे कहेगा नहीं आता, तो मैं बोलूंगा पहले सीखो, अभी इन्वेस्ट मत करो। हमने तो चालू कर दिया था, आप मत करो। ओके। और आज अगर मेरे को मान लो कुछ भी नहीं होता, आर्ट्स पैरो नहीं होता, कुछ नहीं होता, और मेरे से कोई पूछता कि युग ई कॉमर्स करोगे क्या, और मैं ऐसे ही एक बंदे का पॉडकास्ट सुन लेता, ओके। हाँ। तो पहले मैं बोलता कि नहीं, पहले मेरे को ये चीजें सीखूंगा, फिर शुरू करूंगा। ओके। युग, पता है सोशल मीडिया ने बहुत प्रेशर क्रिएट कर रखा है। जैसे हम रोज न्यूज में पढ़ते हैं कि एक 100 करोड़ की कंपनी बन गई, 1000 करोड़ की कंपनी बन गई, एक 10,000 करोड़ की कंपनी बन गई। तो कभी आपने ऐसा प्रेशर फील किया कि हाँ यार मुझे भी 100 करोड़ के लेवल पे पहुंचना है या फिर 1000 करोड़ के लेवल पे पहुंचना है? ऐसा कभी प्रेशर फील किया है? सर, इसका ना कोई प्रेशर नहीं होता है, ये एक ऑलरेडी हमारा विजन फर्स्ट डे से होता है। ये सपना है, एक ड्रीम है। हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये प्रेशर नहीं होता कि मैं 100 करोड़ की या 1000 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा। आपने फिजिक्स वाला को देखा होगा, आपने खान सर को देखा होगा, ठीक है? तो सबके विजन रहे हैं ये कि आप एक कंपनी बना रहे हो, आप एक सपना लेके चल रहे हो, तो आप खुद की और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हो। तो वो प्रेशर नहीं है, ओके। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने लेते हुए देखा, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, बट उनके दिमाग में पहले से होता है कि मेरे को 100 करोड़ की कंपनी बनानी है। अब वो उस चीज़ का इतना प्रेशर लेके बैठे हुए हैं ना कि उनको फर्स्ट डे में चाहिए कि भाई आज ही मेरी 1 लाख की सेल होनी चाहिए, आज ही मेरी 10 लाख की सेल होनी चाहिए। तो ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो ये मतलब शायद आपके साथ नहीं होगा, बट ये लाइव एग्जाम्पल मैंने देखे हुए हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन था। ठीक है। सो बेसिकली जब ये बात आती है ना कि 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, 200 करोड़ की कंपनी बनानी है, 1000 करोड़ पहुंचना है, और मैंने ई कॉमर्स में हाथ तो डाल दिया है, तो वो प्रेशर आता है कि कैसे, कब बनेगी, बेसिकली कब बनेगी। तो यू हैव टू बी वेरी स्लो एंड स्टडी, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड विद योर बिजनेस, कि आपके पास एक प्रॉपर सेटअप के साथ, एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ टीम अच्छी होनी चाहिए। और अगर आपके पास टीम अच्छी नहीं है, तो आप इतने स्मार्ट होने चाहिए कि आपको किसी से काम करवाना आना चाहिए, आपकी टीम से। और वो एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। ट्रू। क्यों? क्योंकि आपके पास जो स्टाफ है वो तो 9 to 5 जॉब कर रहा है, बट विजन आपका है। आपका विजन 9 to 5 तो नहीं है, नहीं, आपका विजन तो 24 आवर्स है। तो आपको खुद पे इतना वर्कआउट करना पड़ता है, आपको खुद का शेड्यूल 24 आवर्स इतना वाइजली प्रिपेयर करना पड़ता है कि आप एक टारगेट बेस लेके चलो कि इस महीने में इतना सेल करूंगा, इस महीने में इतना सेल करूंगा, इस महीने में इतना सेल करूंगा, और फिर उस 5 साल में या उस 4 साल में या उस 10 साल में मैं इतने करोड़ तक पहुंचूंगा। तो वो जो फर्स्ट डे होता है ना, और जब आप एक 100 करोड़ की कंपनी बना लेते हो, तो जब आप 100 करोड़ की कंपनी होगा, आपको लगेगा कि मैंने प्रेशर लिया ही क्यों था। एग्जैक्टली। प्रेशर लेके चलोगे तो आप ऑब्वियसली 100 करोड़ की कंपनी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको प्रेशर इसीलिए आ रहा है ना कि आपको अपने विजन पे डाउट होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली, कि आपके पास कोई विजन नहीं, आपको नहीं पता कि मेरा रोड मैप का क्या होगा, कि मेरे को स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का नहीं सोचोगे तो आप सीधा सोचोगे कि मैं छलांग कैसे मार सकता हूँ, बिल्कुल, कि मैं डायरेक्ट इतनी सेल कैसे कर सकता हूँ। बट आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है कि वो सेल अगर मेरे को 1 महीने में, अगर मान लो कि 10 करोड़ की सेल करनी है, आपके पास अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है ना कि मैं कैसे करूंगा, अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको प्रेशर ही आएगा। आपके पास 10 लाख रुपए का माल पड़ा है आपके वेयरहाउस में, आपको ऑर्डर आ गए, क्या आपके पास इतनी ताकत है कि एक दिन में आप 10 लाख डिस्पैच कर दोगे? नहीं। तो आप ये सपना भी, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आप जा ही क्यों रहे हो? एग्जैक्टली। यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल इन ई कॉमर्स। आपके पास एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास 0 ऑर्डर्स हैं, आपके पास ऐसे भी दिन आएंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। मेरे पास एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे को B2B के लिए ऑर्डर आया, मेरे पास वो प्रोडक्ट
है ही 20, ओके लेकिन मेरे को ऑर्डर आ गया कि आपको 153 प्रोडक्ट्स हमको पहुंचाने हो, एकदम से मेरे को B2B की इंक्वायरी आ गई, हाँ तो मैं इंक्वायरी जाने तो नहीं दूंगा, हाँ एग्जैक्टली उसको मैं प्रेशर थोड़ी ले लूंगा, हाँ हाँ मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी मानूंगा। एग्जैक्टली और मेरे को यहाँ पे गैप दिख गया हाँ। कि जो मैं अब B2C कर रहा था, क्यों हाँ। ना मैं B2B में भी ध्यान दे दूं, क्योंकि लोगों को वो चाहिए, हाँ एग्जैक्टली मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि स्टाफ है उसका, हाँ हाँ दिवाली आ रही है, उसको मल्टीपल स्टाफ्स को गिफ्ट करना है, तो आप अपने कंपनी की ब्रांडिंग करवा के देना चाहते हो, तो मुझे लोग बोलते हैं कि आप हमारी कंपनी की ब्रांडिंग करके दे दो, तो हम देते हैं। हाँ तो वो प्रेशर नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है कहीं ना कहीं। ओके और आपके पास अगर 10 लाख है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी लेके चलो, 10 लाख का स्टॉक पड़ा है तो आप अपॉर्चुनिटी लो कि मेरे पास 10 लाख बेचने के लिए माल पड़ा है, ये Okay. बिकते ही मेरे पास 10 लाख का कंपनी का वैल्यूएशन होगा। ओके ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी लेके चलो, आप इसको प्रेशर मत क्रिएट करो इस हाँ चीज का। यार इस चीज से मेरे को एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आई कि अगर मान लो कि जो प्रोडक्ट आपके पास है ही नहीं, हाँ जी। अगर ऐसी प्रोडक्ट का अगर आपको मास में अगर एक ऑर्डर आता है तो इस टाइम पे आप क्या करते हो? आपको मतलब आपकी प्रोसेस क्या होती है उस टाइम पे? सो बेसिकली अगर मान लो कि मेरे पास वो प्रोडक्ट नहीं है बट मेरी वेबसाइट पे विजिबल है, मैं उसको आउट ऑफ स्टॉक करना भूल गया हूँ, तो जो ई कॉमर्स में होता है कि आपके पास ऑर्डर आया, तो ऑर्डर तो तभी आएगा ना जब आपकी वेबसाइट पे वो प्रोडक्ट रखा है, बट आप उसको आउट ऑफ स्टॉक करना भूल गए हो। हाँ ठीक है, जो होता भी है ऑपरेशंस में, क्योंकि स्टाफ से कई बार भूल गए या आप इतने काम में बिजी हो, बट उस पर ऑर्डर आ गया, और उस ऑर्डर ऐसा आ गया कि मान लो 100 पीसेस का ऑर्डर आ गया। ओके ठीक है, तो आप कस्टमर को ये तो नहीं बोलोगे कि मेरे पास नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 100 ऑर्डर का जब आप वैल्यू देखोगे तो ऑब्वियसली वो लाखों में होगा। हाँ तो आप क्या करते हो कि जब आपकी शिपिंग में लिखा होता है कि हम आपको 2 से 4 दिन में ऑर्डर दे देंगे, और आपने 100 दिन का किया हुआ है, तो इसमें आप बहुत स्मार्टली प्ले कर सकते हो कि सर आपको जो 100 ऑर्डर चाहिए, आपका पर्पस क्या है, आप उससे पूछो कस्टमर को, ओके वो फ्रेंकली आपको आपका पर्पस बताएगा। उस बातों में से आप एक गैप निकाल लो कि सर अगर ये चीज मैं इतने दिन में आपको दे दूं हाँ तो क्या आपको चलेगा? ओके और अगर 100 ऑर्डर की इंक्वायरी आई है तो सामने वाला भी ये समझ के ही देता है कि ये 100 ऑर्डर का जब पैकेज बनेगा तो एक पैकेट का इतना बनेगा, और 100 होंगे तो वो इतना बड़ा पैकेट बनेगा, हाँ तो उसको ट्रांसपोर्ट में भी टाइम लगेगा। एग्जैक्टली तो हाँ यहाँ पे आप बहुत स्मार्टली, बहुत प्रोफेशनली आप कस्टमर के साथ डील करो ओके और उस चीज को सेटिस्फाई करवाओ। ओके यार बहुत बहुत ई कॉमर्स बिजनेस खुलते हैं, आपके हिसाब से क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ई कॉमर्स बिजनेस क्यों फेल होते हैं? बेसिकली ई कॉमर्स फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओके द फाउंडर इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि मैंने प्रोडक्ट तो ले आया बट ये मार्केट में फिट हो रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, प्रोडक्ट की एमआरपी वाइज, ये दो चीज है ओके कि कस्टमर तक पहुंचने के बाद क्या वो दूसरी बार मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा या नहीं करेगा, और चलो वो ऑर्डर कर भी रहा है तो क्या वो एमआरपी मुझे देने के लिए रेडी है या नहीं है, क्या उसको वो वर्थ लग रही है कि मैं इस कंपनी को इतना पैसा दूं तो वो वर्थ है, और चलो उसने पैसा दिया और उसके पास वो पहुंचा बट वो क्वालिटी नहीं पहुंचा, तो फिर ये सोचेगा यार इसका तो वर्थ ही नहीं है कि मैंने इतना दिया, तो वो आपके पास दूसरी बार ऑर्डर नहीं करेगा, और जब आपके पास दूसरी बार ऑर्डर नहीं करेगा, आपका स्टॉक पड़ा है और वो स्टॉक अब आपका डेड स्टॉक हो गया है, ओके तो आप फेल हो जाओगे। ये मेरे को ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि यार जो फेमस ब्रांड्स हैं, हाँ जी, जैसे एप्पल हो गई या फिर ऐसे बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अब वो ऑलरेडी इतनी पॉपुलर हो चुकी है, हाँ, फिर भी वो होर्डिंग्स में भी पैसा खर्च कर रही है, तो ये होर्डिंग्स लगाई क्यों जाती है और होर्डिंग्स पे लोग पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? सो बेसिकली हम जब ब्रांड डेवलपमेंट ऑन टेबल डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो एक बहुत अच्छा टॉपिक आ जाता है ब्रांड रिकॉल, जिसको बोला जाता है। तो मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में बताऊं कि आई हैव डन माय प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट फ्रॉम IIM रोहतक। ओके तो जब हमको पढ़ाया जा रहा था उस टाइम पे हमारा एक टॉपिक होता था ब्रांड रिकॉल। हाँ तो होर्डिंग्स होती है ब्रांड रिकॉल वाला टॉपिक। ओके सबके घर में आईफोन होगा, सबके घर में एंड्रॉइड होगा, सबके घर में सॉस होंगे, सबके घर में तेल होगा, खाना तो सब जगह बन रहा है, हाँ ट्रू, गैजेट सब जगह यूज हो रहा है, बट फिर भी उन्हीं सेम कंपनी के होर्डिंग्स लग रहे हैं, जबकि कस्टमर को तो पता ही है ना कि मुझे तेल लेना तो फलानी कंपनी का लेना है, हाँ मुझे मोबाइल खरीदना है तो फलानी कंपनी का खरीदना है। हाँ कंपटीशन लेकिन बहुत बढ़ गया है, हाँ ट्रू, कौन सा आईफोन लेना है, ओके कौन सा तेल लेना है, हाँ तो वो ब्रांड एकदम से नाम पे आना चाहिए मुंह पे।
जिसके लिए होर्डिंग्स लगी होती है उसको बोलते हैं ब्रांड रिकॉल। कि जब आप ड्राइव करते हुए जा रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप मेट्रो में बैठे हो, तो आपको एकदम से वो आ जाएगा। सर आपको याद है कि अभी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले ही मैंने बोला था कि मुझे लाहौरी जीरा पीना है। हाँ एग्जैक्टली। तो सर जब मैं आ रहा था तो मैंने लाहौरी के बैनर्स देखे थे। ओके ब्रांड रिकॉल है। एग्जैक्टली। हाँ तो मेरे दिमाग में था कि मैं जब जाऊंगा हाँ। तो मेरे को मतलब कुछ ड्रिंक्स चाहिए, हाँ हाँ तो कोल्ड ड्रिंक्स मंगाऊंगा। हाँ। तो मैं थम्स अप भी मंगा सकता था, मैं कोक भी, कुछ भी मंगा सकता था। बट कैसा है ना, मैं जब ट्रैवल करके आ रहा तो मैं लाहौरी जीरा के बैनर्स देखे, हाँ तो मैंने मेरे मुंह से आते ही निकला, मुझे लाहौरी जीरा पीना है। ओके तो ओके दैट इज द पावर ऑफ होर्डिंग्स, ब्रांड रिकॉल जिसको हम बोलते हैं। ओके। यू कोई भी स्टार्टअप के पीछे एक फैमिली सपोर्ट, फिर चाहे वो पेरेंट्स की साइड से हो या फिर वो लाइफ पार्टनर की साइड से हो, कितना जरूरी होता है? फैमिली मैटर, मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है। मैंने देखा है कि जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, देखो बिजनेस बेसिकली जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कुछ गुड्स बेचते हो और एक प्रॉफिट अर्न करते हो। वो गुड्स बेचने के लिए वो गुड्स खरीदना पड़ता है, उसमें पैसा लगता है। तो जो इंडियन फैमिलीज हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो एक सपना तो रखते हैं कि मैं बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा, मैं भी एक धंधा चालू करूंगा, बिजनेस करूंगा, बट मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, बट पैसे तो नहीं है, तो मैं पापा से कैसे मांगूं, या मैं जॉब करके पहले सेविंग्स कर लेता हूँ फिर मैं करूंगा, क्या पता मैं फेल भी हो जाऊं। बट जॉब करके क्या पता आप शायद इतना पैसा नहीं बना पाओ। हाँ। तो आप पापा से मांगते हो, पापा आपके मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि कई बार फादर्स को शायद ट्रस्ट नहीं होता है कि मेरा बेटा शायद कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, या क्या होगा जो भी है। बट वही फादर उस बच्चे की शादी में 8-10 लाख रुपए लगा देगा, 15 लाख रुपए लगा देगा, 20 लाख रुपए लगा देगा, 30 लाख रुपए लगा देगा, 50 लाख रुपए लगा देगा, सोचेगा नहीं। मैं ये एडवाइस करूंगा, इवन जो पेरेंट्स देख रहे हैं या व्यूअर्स जो है, जो जेंजी है, वो एक बार इस डायरेक्शन में सोचे और एक बार अपने पेरेंट्स से ऑन टेबल, डिनर टेबल पे बात भी करें कि पापा आप जो मेरी शादी में पैसा लगाने वाले हो, क्या उसमें से कुछ अमाउंट मुझे मिल सकता है? मैं एक ये बिजनेस करने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो आप शादी कर रहे हो, वेलकम है। आप एक फैमिली के साथ जुड़ रहे हो, वेलकम है। बट बिजनेस इज समथिंग दैट you will get and monetary benefits in exchange of something. शादी में कोई monetary benefits नहीं है, आपके लाखों के खर्चे हो रहे हैं, but you don't have any monetary benefits on that. You have emotional benefits, I agree. But monetary benefits तो कुछ नहीं है। हाँ exactly. और आप स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, क्या आपको स्कूल कॉलेज में इतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाया गया है कि आप जाके पैसे कमा के ले आओ? नहीं। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, हाँ। आपको फाइनेंस पढ़ाया जा रहा है, बट क्या आपके बैंक में उतना इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दिखाया जा रहा है प्रैक्टिकली? हाँ, exactly. नहीं, सिर्फ वो बुक्स तक सीमित है। तो आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा पैसा ले लो, और मैं पेरेंट्स को भी बोलूंगा बच्चों पे ट्रस्ट करके एक बार थोड़ा पैसा दे दो। एग्जैक्टली। बेसिकली क्या सीखेगा? पैसा तोड़ ही देगा ना, बट एक स्किल डेवलप होगी, एक बिजनेस की छोटी सी स्किल डेवलप होगी, वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा जो उसने स्कूल या कॉलेज में पढ़ा है। उसके लिए अगर एक छोटा सा अमाउंट आप एक फीस मान के दे दो कि चल मेरे एक बच्चे की कोई एक एक्स्ट्रा फीस भर दी है, वो समझ के आप उनको पैसे दे दो, वो उस चीज का बिजनेस कर लेंगे, क्या पता बिजनेस चल जाए। और आपने खुद देखा होगा कि कितने फाउंडर्स कॉलेज ड्रॉप आउट होता है। आपने सुना होगा ट्रू कि ये फलाना कॉलेज ड्रॉप आउट है, ये इसने फलाना कॉलेज ड्रॉप आउट है। कैसे? मैंने खुद ने कॉलेज छोड़ दिया था। तो आप कॉलेज ड्रॉप आउट करके आज आप पैसा कमा रहे हो ना। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी पॉडकास्ट में बोला कि सर मैंने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा कि आप रूम में बैठे हो। आप क्या कर रहे हो रूम में बैठ के? आप वीडियो एडिट करते थे उस टाइम पे। VFX उस टाइम पे करते थे, मैंने खुद देखा है। हम जो 11 की बात है। हाँ, मतलब स्वामी विवेकानंद बिल्डिंग जो थी उसमें से आपने एक वीडियो एनिमेशन मेरे को उस टाइम पे दिखाया था यार। आज वो VFX देखो आप, मार्वल उसी पे ही है पूरा। VFX नहीं है तो मार्वल एग्जिस्ट नहीं करता, DC कॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। आज रामायण बन रही है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप जैसे लोग जब निकलते हैं कि, और फादर्स ट्रस्ट करते हैं कि चलो बेटा कॉलेज ड्रॉप आउट कर गया बट वो VFX जैसी स्किल्स उसने डेवलप की है तो लेट हिम एक्सप्लोर। तो आज आपके पास प्रोडक्शन लगा हुआ है, मेरे को लगता है ये अप्रॉक्स मेरे को लगता है 80 लाख या 1 करोड़ का सेटअप पूरा प्रोडक्शन आपके पास होगा आज के टाइम पे। 1 से ऊपर। जॉब करके मिला है? नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं था ना। क्या ये प्रोडक्शन आपने इंजीनियरिंग में सीखा? नहीं। क्या ये प्रोडक्शन आपने स्कूल में सीखा? नहीं। इवन मैं ई-कॉमर्स कर रहा हूँ, क्या मैंने ये स्कूल में कोई टॉपिक था, सब्जेक्ट था मेरा ई-कॉमर्स, या मेरा ये कॉलेज में कोई सब्जेक्ट था ई-कॉमर्स? नहीं।
तो आप बच्चे को एक बार ट्राई तो करने दो, वो पैसे तोड़ेगा बट एक स्किल डेवलप करेगा, और चांसेस ये भी है कि वो पैसे ना तोड़े, प्रॉफिट भी करेगा। हाँ और आप कराओ ना शादी, नो डाउट, एग्जैक्टली। बट एक छोटा सा अमाउंट आप बच्चों के सपनों के लिए जरूर रखो, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये वो वाली कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब इंडियन पेरेंट्स ना अपने बच्चों पे वो भरोसा ही नहीं कर पाते कि हमारा बच्चा कुछ कर सकता है। मतलब बहुत लोग ना वो बस घर का बच्चा मानते हैं। मतलब जैसे आपने बहुत लोगों के पॉडकास्ट भी ऐसे देखे होंगे कि जो कंपनी के ओनर है पर वो भी अगर घर पे जाएंगे तो वो उनको बच्चे जैसा ही ट्रीट करेंगे। बिल्कुल होता है। तो ये मुझे लगा कि ये स्टीरियोटाइप मेंटालिटी थोड़ी तो चेंज होनी चाहिए। वो स्टीरियोटाइप से बाहर आना पड़ेगा, और उसमें Exactly. फैमिली सपोर्ट बहुत मैटर करता है, बट आपको उसकी वैसी काउंसलिंग भी होनी चाहिए फिर। हाँ एग्जैक्टली। आई थिंक हमने पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहा है मेरा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शायद पहली बार मिली है, जो शायद हमने ऑफ कैमरा भी नहीं बात करी थी, वैसी चीज़ें मुझे जानने को मिली है। हाँ। और आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट उनको भी ये सुनने में मज़ा आया होगा। तो पर हाँ, अगर आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं कि हाँ यार ये मुझे जानने की जरूरत थी बट मुझे नहीं मिले, वो आप कमेंट कर सकते हो, जिसमें शायद युग आप हेल्प कर सकते हो उनको आंसर देने के लिए। बिल्कुल, हम जैसे कोई भी कमेंट आएगा तो कमेंट्स तो हम ऑब्वियसली पढ़ते ही हैं। हाँ मेरा भी पॉडकास्ट है तो मैं भी देखूंगा कि भाई कुछ कमेंट्स क्या पता आए हैं, आपने बोला है कमेंट करने को, तो जाकर कमेंट पढ़ूंगा तो आई डेफिनेटली आंसर ऑन दैट। डन। तो आपके आंसर आपको अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएंगे। सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जिनको भी नीड है उनको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ। ऑन टाइम विद निखिल नहीं, क्या था, कीप वॉचिंग ऑन टाइम विद निखिल। मेरे को थैंक यू भी तो बोलना है, अच्छा तेरे को थैंक यू बोलना है? ऑब्वियसली। ए जूनियर है तू मेरा, तेरे को क्या कहना थैंक यू? पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करो भाई, कट करो। ये बेस्ट एंडिंग थी। सच में वाले हो गया।